नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब मॉडल पेपर 3 कराने जा रहा हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब होता है कि जो पैटर्न हो और लेवल हो ऑलमोस्ट सेम हो। तो मुझे जो लगता है कि जिन क्वेश्चन को करके आपको एग्जाम में मदद मिल सकती है वो मैं कराने जा रहा हूँ। और मॉडल पेपर 1 और 2 और प्रीवियस ईयर का जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में बता दूं, मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम राहुल है और रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीयू रिटेन मैंने 2 बार निकाला है। दोनों बार मैं फिजिकल में नहीं जा पाया क्योंकि मैं खुद को उस लेवल का नहीं मानता, या फिर मैं नहीं हूँ कि रिटेन फिजिकल पढ़ना पढ़ाना सारी चीज़ों को एक साथ कर सकूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटेन भी मैंने निकाला है, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है, और यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाल रखा है। तो इस बार हम सब मेहनत करके इस एग्जाम को जरूर निकालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज है तो इसमें मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान है। क्योंकि कुछ दिनों बाद एग्जाम है, अगर मैं सारी चीज़ों को बेसिक बताने लगूँ पूरा तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अभी चैनल हमने लगभग 10 दिन पहले ही बनाया है और उसमें काफ़ी कंटेंट हम डाल चुके हैं। इसका मॉडल पेपर 1-2, प्रीवियस ईयर पेपर, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर, एमटीएस के। तो जब हम चैप्टर वाइज चीज़ों को कराएंगे ना, परसेंटेज से लेकर जब पूरा एडवांस कराएंगे, उसमें सारी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें सब चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन प्रीवियस ईयर सीरीज में मैं वही चीज़ें आपको बता सकता हूँ जिससे आपको फायदा हो। मतलब क्या, आपको आपका समय बचे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम सब कहाँ फंसते हैं और किन क्वेश्चन के कारण हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो यहाँ वो चीज़ें बताई जाएंगी जिससे समय आप बचा सके। और बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीज़ों को पूरी तरह से हिंदी में बोल दूंगा, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि इन ए म्यूजियम द एंट्रेंस टिकट कॉस्ट रुपीज 250। इन वैकेशन द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज reduced, thereby increasing the sale by 50%. But it was found that the collection is decreased by 17.5%. What is the reduction in the ticket price? देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि म्यूजियम में जो एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार का जो टिकट था, मतलब एंट्री के लिए जो टिकट था 250 रुपए का है। छुट्टी के दिनों में क्या हुआ कि ये जो है टिकट का दाम घट गया, जिसके कारण सेल बढ़ गया। जाहिर सी बात है, कम रुपए में टिकट मिलने लगा, काफी लोग जाने लगे। लेकिन ओवरऑल जो कलेक्शन है ना, वो घटा हुई हुआ है, 17.5% से घटा हुआ है। तो पूछ रहा है कि टिकट प्राइस जो है उसमें कितना डिडक्शन था, ये पूछ रहा है। अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये जो कलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या आपने रखा है और जो है कितने लोग, मतलब सेल कितना हो रहा है एक तरह से। तो हम मान लेते हैं कोई भी कितने से भी टिकट का प्राइस प्राइस रिड्यूस हुआ होगा, मान लीजिए एक्स फैक्टर से रिड्यूस हुआ होगा। चलिए, तो सेल कितने से बढ़ा? 50% से बढ़ा, तो कितने पे आया? 150/100 पे आया। मतलब क्या, 3/2 पे आया। समझ रहे ना बातों को? अब आया इधर कलेक्शन, इसके साथ क्या हुआ कि ये 17.5 से घट गया। मतलब क्या है, 100 से कितने पे आ गया? 18 की जगह तो 82 और आधा और मतलब 82.5 पे आ गया। तो इसको अगर हटाइएगा पॉइंट तो 825/1000 पे आ गया। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 1 यूनिट पे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये एक्स 1 की कंपैरिजन में क्या आता है, उससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि क्या रिडक्शन फैक्टर है, क्या है। चलिए पहले तो इसको काटिए 25 से। 25 तियां 75, फिर 25 तियां 75, 25 चौका और ठीक है, 3 से गया 11 बार में, 2 से गया ये 20 बार में। देखिए ये जो है ना, ये रिड्यूसिंग फैक्टर मतलब 20 से घट के 11 पे आ गया, ये जो प्राइस है। समझ रहे ना बातों को? अब पूछ रहा है कितने से घटा, तो 20 से मतलब एक था, अब 11/20 पे आ गया। मतलब किस फैक्टर से घट गया? 9/20 से घट गया। टोटल कितना था? 250 था, तो घटा इतने से ही ना। तो बस ये 2 से गया 12.5। अब देखिए 12 9 108, 9 5 45 मतलब 4.5। तो ये कितना हो जाएगा? 112.5। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 12 1/2% per annum is rupees 510, the simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time is। कर रहा है कि 2 साल के लिए किसी सम पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 12.5% है। ये 12 1/2% है। अब उसी सम पे सेम रेट और सेम पीरियड के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में काफी लोग काफी फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं होती है। काफी ये अच्छा टॉपिक होता है क्योंकि काफी लॉजिकल टॉपिक होता है।
देखिए ये 12 1/2% जो है आपको जरूर याद होगा कि ये 1/8 है। अगर नहीं भी पता है तो वहां पता कर लीजिए 25/200 है, मतलब क्या है 1/8 है। समझ रहे हैं ना बातों को, अच्छे से समझिएगा। 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। पहले साल मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट x होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो x ही होगा, बराबर होगा। अगले साल ये बढ़ना शुरू हुआ, किस फैक्टर पे बढ़ा, तो 1/1 + 1/8 मतलब 9/8x हुआ। समझ रहे हैं ना बातों को। यही आपको दे दिया है 510, मतलब क्या है 9 8 17x/8 आपको 510 दिया है। 38 x आ गया 240। 2 साल का पूछ रहा है, सिंपल है, मतलब 24 दूनी 48, 480। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय ट्रेवलिंग एट 40 km/h a person reaches his destination at on time. He covered 2/3 of the total distance in 1/3 of the total time. What speed should he maintain for the remaining distance to reach his destination on time? कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर आदमी चलता है तो वो समय पे पहुंच जाता है। अब उसने क्या किया कि 2/3 दूरी जो है उसने 1/3 समय में कवर कर लिया। अब वो अपनी स्पीड को कितना रखे ताकि रिमेनिंग डिस्टेंस को समय पे ही पहुंच जाए। ठीक है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है ना कि आपको पकड़ना होता है बेस, काफी लॉजिकल होता है अर्थमेटिक में। जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिए काफी बड़े बड़े सवाल अर्थमेटिक आप काफी लॉजिक से कीजिएगा ना, एक लाइन भी नहीं लगेगा। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्पीड। ये स्पीड दिया हो, अब इसको यहां बैठाइए, अब कीजिए कंपेरिजन करना शुरू। देखिए उसने जो है 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसे 1/3 ही करना था। ये तो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की केस है, ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का केस है। समझ रहे हैं ना बातों को। अब हम ये 40 को बैठाए, अब क्या छेड़छाड़ हुआ इसको हम एडजस्ट करेंगे, आ जाएगा हमें डायरेक्ट स्पीड। देखिए 2/3 दूरी कर चुका है, 1/3 दूरी ही बाकी है, कम दूरी बाकी है। तो स्पीड कम भी रखे तो बात बन जाएगी, तो रेशियो हो जाएगा 1/3। अब समझिएगा 1/3 टाइम खा चुका है, 2/3 टाइम ही बाकी है, मतलब 2/3 ही बाकी है, मतलब कम टाइम बाकी है, तो स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा उस रिस्पेक्ट में। तो ये रेशियो हो जाएगा 3/2। समझ रहे हैं ना, हमने पैरामीटर पे कंपेरिजन किया, इसको बैठा कर दिया है 20, तो बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर है कि ए डीलर अलाउज ए 36% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल and still gains 28%. If the cost price of the article is reduced by 10%, how much discount percent should he allow now so as to get the same percentage of profit as before? कह रहा है कि एक दुकानदार व्यापारी जो भी कहिए, उसने क्या किया कि मार्क प्राइस पे 36% डिस्काउंट दिया और इसके बाद भी उससे 28% का लाभ है। मतलब काफी एमपी तो बढ़ाया होगा, जाहिर सी बात है। कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 10% से घट जाता है तो अब कितना वो डिस्काउंट दे ताकि जितना पहले लाभ था उतना ही लाभ अब उसे रहे। अच्छे से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे आराम से और काफी लॉजिकली कर सकते हैं। देखिए अगर आप लॉजिक लगा लिए तो इस 28 का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा भी आपसे चूक हुई तो इसका आप यूज कीजिएगा, और ये यूज करने का मतलब आपको थोड़ा समय बढ़ा देगा, अच्छा खासा समय बढ़ा देगा। देखिए क्या है, आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। पहले केस में 36% उसने डिस्काउंट दिया था। मान लीजिए एमपी 100 है तो 100 में से 36 कितना हुआ, 64 पे एसपी उसने रखा होगा। मानते हैं ना बातों को। अब देखिए 28% का प्रॉफिट पहले था, अभी भी है, प्रॉफिट में छेड़छाड़ नहीं है, छेड़छाड़ हो गया सीपी से। सीपी 10 से घट के 9 हो गया, मतलब 10% से घट गया। अच्छे से समझिएगा, तो ये जो एसपी है ये भी तो घट जाएगा 10% से, ये भी तो इस पे आ जाएगा। क्या मैंने किया वो समझिएगा। मान लीजिए 100 आपका सीपी और 50% प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। अगर मैं इस सीपी को 50 रखूं फिर 50% ही प्रॉफिट रखूं तो ये कितना होगा, 75 होगा ना। चूंकि आपने जो एसपी पहुंचाया है ये इसी को तो बेस मान का पहुंचाते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस अगर सेम है तो ये तो डायरेक्ट ये आधा हुआ तो ये भी आधा हो गया ना, तो अब ये इसी फैक्टर पे आ गया। समझ रहे हैं ना बातों को, अब कुछ नहीं करना है। और नीचे 10 57.6, 100 से 57.6 पे डिस्काउंट कितना है, 60 तो 40 पूरा देगा। अब देखिए फिर यहां पे आएगा 58 पे तो 42 पूर जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा, मतलब 42.4। टिक कीजिए, आगे बढ़ी। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर है कि इस सम ऑफ रुपीज 18,000
is lent at 10% per annum compound interest compounded annually. What is the difference between the compound interest for third and fourth year? कह रहा है कि किसी सम 18,000 रुपए को हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, रेट था 10%, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा था। अब बताइए आप तीसरे साल और चौथे साल के बीच के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? देखिए सीआईएसआई में क्या होता है ना, काफी लोग आपको काफी फॉर्मूला बताएंगे, 2 साल का ये, 3 साल का ये, डिफरेंस का ये, कोई मेथड ट्री मेथड हो जाएगा, बहुत सारे मेथड 72 मेथड, बहुत सारे मेथड बताए जाते हैं। लेकिन देखिए ट्रिक आपको वहीं रटना होता है ना जहां आपको लॉजिक से या बेसिक से करने पे काम नहीं चले, काफी समय लगे, वहां आपको टाइप रटना ठीक होता है कि हाँ एग्जामिनेशन आपको देना है, लेकिन टाइप रटना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जहां आप लॉजिक से काफी इजिली कर ले रहे हैं वहां टाइप रटना नुकसानदेह होता है, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी घटते जाती है, क्योंकि आप फिक्स पैटर्न पर चल रहे हो और एग्जाम में थोड़ा भी लेवल अप होता है ना तो स्कोर आपका काफी फ्लक्चुएट कर जाएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर लेवल को रेफरेंस माना है। तो जहां जरूरत ना हो वहां नहीं रटना चाहिए, वहां लॉजिक से इजिली हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, तीसरे और चौथे साल के बीच का अंतर है, ठीक है, 18,000 सम था, 10% रेट है, तो ये 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा, ये होगा, 2 साल बाद क्या होगा, फिर ये होगा। अब ये तीसरे साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ये इसी का 10% लगेगा। समझ रहे हैं बातों को, आपके पास इसके लिए प्रिंसिपल यही हो जाएगा, इसी का 10%, ठीक है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी है वो पार्टिकुलर रेट परसेंट से ही बढ़ते जाता है, समझते हैं ना बातों को। तो ये जो चौथे साल होगा वो इस तीसरे साल से 10% ज्यादा होगा, तो ये तीसरे साल का है, इससे 10% ज्यादा होगा, तो अंतर क्या होगा, इसी का 10% ही तो होगा। तो बस अब सबसे पहले तो काटिए, तो यहां ये तो आराम से आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये 100 और ये चला गया, यहां से 3 जीरो चला गया। अब देखिएगा 121 को 18 से करना है, ठीक है, 121 को 2 से कीजिए तो 242, 20 से कीजिएगा 1 जीरो और चला जाएगा। अब देखिए पीछे 2 जाना है तो 242 घटाइए, 11 में से 4 7, एक देखिए दिख गया आपको, क्योंकि नीचे एक जीरो था तो ये पॉइंट में आ जाएगा। नहीं भी आपको ये देखना भी नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे नहीं ना दिया है 2178, 21.78, 217.8, सब अलग अलग है, तो ये आपको दिखा, आपको यही टिक कर देना है बस। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन करे कि ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स व्हाइल इट कम्स बैक इन 2.5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कह रहा है कि एक नाव जो है किसी डिस्टेंस को, धारा के साथ जब चाल है उसको कवर करता है 2 घंटे में, ठीक है, और वापस आता है 2.5 घंटे में। वापस आता है मतलब क्या हुआ, धारा के चाल के साथ गया तो भाई वापस आया तो उसकी विपरीत दिशा में आया, मतलब अप स्ट्रीम में आया, ठीक है, इसीलिए ज्यादा टाइम लगा क्योंकि स्पीड घट गई होगी। अब कह रहा है कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वो नाव की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। अच्छे से समझिएगा, तो मान लीजिए आपने नाव की स्पीड x मानी है, तो ये स्ट्रीम की स्पीड क्या है y है, वो 4 दे दिया है। चलिए तो ये होता है डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है। तो ये रेशियो क्या होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो काफी बेसिक चीज है, सबको आता है कि जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि आपने स्पीड बढ़ा दिया, कम समय लगेगा आपको, स्पीड घटा देंगे आप, ज्यादा समय लगेगा आपको। तो ये जो होगा, अब देखिए डाउन स्ट्रीम का ऊपर है उसमें ले रहा है 2 घंटे, अप स्ट्रीम में ले रहा है 2.5 घंटे, लेकिन ये रेशियो पलट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2.5, 2.5 मतलब क्या 5/2, तो ये हो गया, और नीचे हो जाएगा 2, तो ये फिर यहाँ 2 आ जाएगा तो मतलब 5/4। अब आपको इतना बेसिक पता होगा, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो से आप डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा x/y बराबर 9। और मैंने बताया कि जो काफी बेसिक चीजें हैं वो आपको चैप्टर में जरूर कराई जाएंगी, लेकिन यहाँ तो आपको ये पता होगा, मैं जानता हूँ ये काफी मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। तो ये आ गया 9। अब देखिए 4 दिया हुआ ये, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 चौका 36 होगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction. कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो योग है, सम है किसी फ्रैक्शन का, वो 4 ज्यादा है न्यूमरेटर के दुगुना से। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से बढ़ा देते हैं, मतलब न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो रेशियो आ जाता है 2/3। तो वो फ्रैक्शन क्या है, ये कुछ नहीं करना है, जब आपको फ्रैक्शन ही निकालना है
सम ऑफ फ्रैक्शन कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालना है और ऑप्शन में भी डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए ना। देखिए 4/7 है, अगर 3 बढ़ाइएगा तो यहाँ 7, 4 3 7, 7 3 10, हुआ बात नहीं हुआ। 5 3 8/10 मतलब क्या, 4/5, 2/3 लाना है, नहीं हुआ। अब आइए 5 3 8/9 3 12, 4 दूनी 4 दिए, 2/3 आ गया ना, तो खत्म यहीं पे। अब आपको चौथा चेक ही नहीं करना है, करने का मन है कर लीजिए। 6 3 9 और 11 3 14, कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, तो तीसरा नंबर चला जाएगा। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करे कि ट्रेडर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ k% ओवर द कॉस्ट प्राइस। बिसाइड्स, if he cheats his customer by giving 880 gram only instead of 1 kg, thus his overall profit percentage is 25%. Find the value of k। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को किसी कस्टमर को k% प्रॉफिट ज्यादा बेच रहा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, लेकिन इतना वो बेईमान है कि इसके अलावा भी चीट कर रहा है। वो 1 kg के बदले वो 880 ग्राम ही दे रहा है। इस पूरे बेईमानी के बाद उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 25% है। ये के क्या था, चलिए, तो वो के कुछ भी होगा, मान लीजिए वो के ही होगा। तो अब देखिएगा उसने और बेईमानी की है। देखिए डिसऑनेस्ट सेलर का जो क्वेश्चन होता है ना, ये डिसऑनेस्ट सेलर टाइप हो गया। वो इतना आसान होता है, पहले मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन इतना आसान होता है ना कि आपको बस रेशियो ऊपर नीचे करना होता है। देखिए यहाँ 1 kg के बदले उसने 800 मतलब 1000 ग्राम के बदले उसने 880 ग्राम ही दिए, फायदे में है वो, तो रेशियो 1000/880 होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसने कितना बढ़ा के रखा है और दूसरा उसने बेईमानी किया। अब जो है 25% है, मतलब क्या है, ये 125/100 है। समझ रहे हैं ना बातों को। मैं सारी चीजों को 1 यूनिट में कंपेरिजन कर रहा हूं ताकि मैं के को देखूं कि ये 1 के अलावा क्या आता है। ये अगर 10/11 आएंगे मतलब 11 से घट के 10 आएंगे, ये 11/10 आएंगे, 10 से बढ़ के 11 आएंगे, ये 12/10 आएंगे, तो 10 से बढ़ के 12 आएंगे, ये 10/12 आएंगे, तो मतलब ये हमें रेशियो पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये कटेगा, ये पहले यहीं काटिए कि इसको 125 को काटिएगा यहाँ से तो 8 बार में जाएगा, और 8 से काटिएगा तो 11, तो ये गया। तो यहां से की आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 11/10। देखिए आ गया ना, 10 की चीज 11 में, मतलब क्या है, इसने 10% का प्रॉफिट रखा होगा, मतलब ऊपर रखा होगा सीपी से। टिक कीजिए आगे बढ़ी। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि P कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days working 10 hours a day. If P and Q work together working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? कह रहा है कि P किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है जब वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। Q उसी कार्य को 8 दिन में करता है जब वो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। अगर P और Q साथ मिलकर कार्य करने लगे जहां वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो कितना देर में वो उसी कार्य को संपन्न कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता है कि आप वर्क मान लेते हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये सब चीज रटा रटाया चीज नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, इसने किया 96 घंटे में काम, इसने किया 10/8 घंटे में, ठीक है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इतना तो आपका आता होगा, ये होगा, मानते हैं ना बातों को। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो 12/8 96 यहीं पे छुपा हुआ है, बचा के यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, तो मतलब क्या है, यहाँ आपने निकाल लिया 480, तो ये जाएगा 5, ये होगा 8 छक्का, मतलब ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बस हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। निकालना क्या है, डेज निकालना है, ठीक है, डेज को पहले बैठाइए। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, 8 घंटे प्रतिदिन थे, दोनों को भी 8 ही घंटे करने थे, ठीक है, तब तो और आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए यहाँ इसकी एफिशिएंसी 5 थी, दोनों का मिलकर 11 है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 5 बट अब क्योंकि अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बट्टे 11, मतलब क्या, 60/11। अब कहिएगा कि ये 8 घंटे यहां भी है यहां भी है, तब तो ये मजा ले लिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो नहीं होगा तो वो अगले क्वेश्चन में जरूर बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करें कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours a day,
बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days वर्किंग 10 hours a day। ठीक है। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर वर्किंग 6 hours a day देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है जब वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है जब वह 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। अगर ए और बी साथ काम करने लगते हैं 6 घंटे प्रतिदिन तो वो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा। अच्छी बात है। पहले तो ये देखिए 15 8 120, तो 1/120 हम निकाल रहे हैं एफिशिएंसी का रेशियो। 10 8 80, 1/80। ठीक है, यहां तो सीधे दिख रहा है कि 240 से गुना कीजिएगा तो 2:3 आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। बढ़िया। निकालना आपको डेज है, बैठाइए डेज को फिर 15। ठीक है। देखिए यहाँ 8 घंटे प्रतिदिन है, यहाँ दोनों मिलकर 6 घंटे हैं। ठीक है, पहले एफिशिएंसी तो देख लें हम। तो मान लीजिए 8 घंटे प्रतिदिन ही करते तो क्या चीज होता। ये 2 है, अब एफिशिएंसी होगी 5। एफिशिएंसी तो बढ़ गई, टाइम कम लगता तो रेशियो हो जाता 2/5। लेकिन यहां नहीं रुक पाएंगे क्योंकि ये 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे थे। यहां तो 2 घंटे प्रतिदिन की बात आ गई, मतलब 6 घंटे प्रतिदिन की बात आ गई। ठीक है, कम घंटे हो गए तो मतलब टाइम तो ज्यादा लग जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 8/6। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये देखिए थोड़ा सा, 5 से 3, 3 से 2 और ये गया 2, बचा 8, मतलब 8 दिन। देखिए कुछ नहीं करना था, आप वर्क मानते, ये करते, एलसीएम लेते, कुछ नहीं, आप लॉजिक लगा कर कितने आसानी से चीजों को कर पाते हैं। और ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, और कुछ नहीं। कितना भी आपको रटा रटा दिया जाए, नहीं, जब तक आप खुद से नहीं सोचिएगा नहीं आएगा। खैर, आप सब खुद टैलेंटेड हैं तो सब लोग को आता ही होगा। चलिए, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबका प्यार बना रहे। अभी 10 दिन पहले ही हमने चैनल बनाया और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से कंटेंट दे सकें हम। कुछ दिनों बाद रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कंटेंट हम तैयार करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर यू ऑल।